चैप्टर 13 देख रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस। आपको एस्टिमेट करना है फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का है एक्चुअल वॉल्यूम से, जो ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई करता है एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। आपको जो डायमीटर है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वो करीबन 3 एमस्ट्रॉन्ग लेना है। अब देखिएगा डायमीटर जो ऑक्सीजन वॉल्यूम का है वो आपको डायमीटर कहा गया है कि भाई मॉलिक्यूल का D3A लेना है यानी 3 एमस्ट्रॉन्ग। अब रेडियस क्या होता है, इस डायमीटर का आधा होता है, तो इसका आधा ले लेंगे, 3/2 कर लेंगे तो 1.5 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक एमस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। मीटर में वो 10⁻⁻10 होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में हम इसे कर लेते हैं। अब जो एक्चुअल वॉल्यूम है, किसी भी कोई भी आप गैस लीजिए, जो 1 मोल की गैस जो ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो कितना होता है, आपको याद होगा 22.4 लीटर। इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दें तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है ऑक्सीजन गैस का वो कितना होगा, अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो 4/3 पाई आर क्यूब। और ये एन इसमें क्या है, एन होता है एवोगैड्रो नंबर, जो होता है एक पर मोल, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स पर मोल होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, ये मॉलिक्यूल्स है पर मोल। अब हम क्या करेंगे, पाई हमें पता है 3.14, रेडियस हम अभी अभी निकाल चुके हैं, उसके अलावा हमारे पास एन ये एक फिक्स नंबर है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 8.51 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखिएगा कि एक वॉल्यूम तो ये है, एक वॉल्यूम ये है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का एक्चुअल वॉल्यूम से फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि डिवाइड करना है इनको। फ्रैक्शन मतलब डिवीजन होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। जो वैल्यू आएगी वो होगी 3.8 इंटू 10⁻⁻4। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, डिवीजन किया है हमने। मोलार वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है जो 1 मोल कोई भी आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या एसटीपी पे मोलार वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि ये 22.4 लीटर्स है। 22.4 लीटर्स जो हम करते चले आ रहे थे वो आता कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस मतलब वो बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, रेले लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ। तो ये तीनों लॉ को अगर मिला दिया जाए तो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो किस तरीके से रिलेटेड है, P इंटू वी इज इक्वल टू nRT। इसमें R जो है वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये 8.314 ये फिक्स वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल की बात हो रही है तो n इसमें कितना हो जाएगा, 1। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब केल्विन में कन्वर्ट करें 273 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना है। अब देखिए जो स्टैंडर्ड प्रेशर पे एक एटमॉस्फेयर कितना होता है, इसको ज़रा बदल देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये इसकी वैल्यू होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो अब हम देखिए जो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी या एन आर टी कहिए इसको, तो अगर हमको व्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको पी से डिवाइड कर दीजिए, म्यू आर टी या एन आर टी। तो हमने क्या किया, ये 1 है, ये 8.3, आर आपका 8.314 है, टेम्परेचर 273 है, पी मैंने यहाँ पे बताया ये है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका 0.0224 मीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर चाहें तो इसको लीटर में निकाल सकते हैं, तो 22.4 लीटर आएगा। तो जो मोलर वॉल्यूम है गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो 22.4 लीटर है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपको बताता है पी वी बाई टी, प्रेशर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, और उसके साथ प्रेशर का एक ग्राफ है। अब ये है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, इतना केजी ऑक्सीजन है, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे। एक T1 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, T2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो डॉटेड लाइन आपकी है, ये डॉटेड जो लाइन है ये आपको क्या बता रही है। दूसरा बताना है क्या, कौन सी चीज़ ट्रू है, क्या T1 T2 से बड़ा है या T2 T1 से बड़ा है। इसके अलावा किस वैल्यू पी वी बाई टी के किस वैल्यू पे जो कर्व है वो मीट करेगा वाई एक्सिस में। ये कहाँ पर वाई एक्सिस में मीट कर रहा है, यहाँ
मीट कर रहा है वाई एक्सिस में, इसको भी निकालेंगे। अब एक इसमें सवाल भी जुड़ा हुआ है साथ में कि अगर यही जो प्लॉट है, अगर हम ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन का लें, मतलब इतने ही वैल्यू का हाइड्रोजन है, तो क्या हमको यही सेम वैल्यू मिलेगी पी वी बाई टी की, जहाँ पर कर्व वाई एक्सिस को मिलेगा? अगर आपका उत्तर नहीं है तो कितना मास हाइड्रोजन का ये वैल्यू देगा जो पी वी बाई टी आप सामने देख पा रहे हैं? जैसे अगर आप लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर रीजन आप प्लॉट करना चाहें तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का दिया हुआ है ये, ऑक्सीजन का दिया हुआ है ये, आर भी आपको बताया गया है, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक करके मैं इसका आंसर देता हूँ। देखिए जो डॉटेड लाइन है ये क्या बता रही है, ये आपका आइडियल गैस बिहेवियर है। डॉटेड लाइन जो है ना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको आइडियल गैस बिहेवियर बता रही है, क्योंकि ये पी जो प्रेशर है उस लाइन से पैरेलल है। क्योंकि ये आपको बताता है कि जब पी वी बाई टी ये सेम रहेगा, अगर P ये this will be remain, this tells that the value of P by T remains same even when P is changed। इसका मतलब अगर आप प्रेशर को चेंज भी कर रहे हैं तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब पी वी बाई टी भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब अगला बात करते हैं हम। जो अपर पोजीशन है पी वी बाई टी की, वो आपको क्योंकि अपर पोजीशन देखिएगा इसको, ये T1 ऊपर है T2 नीचे है। जो अपर पोर्शन है पी वी बाई टी का, ये बता रहा है कि जो T1 है वो बड़ा है T2 से। देखिए T2 ऊपर है, T1 ऊपर है T2 से, ऊपर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े T2 ऊपर निकल गया, T1 नीचे रह गया। तो जो कर्व है इस पोजीशन पे मैं पहले बताता हूँ, ये इसलिए है क्योंकि जो कर्व है T1 पे वो ज़्यादा क्लोज है डॉटेड लाइन से, ये जो आपकी आइडियल बिहेवियर है। T2 थोड़ा सा दूर है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तब ये आगे निकल गया T2, और तब आपका T1 पास है। इसमें भी T1 ही पास है। देखिए T1 भी पहले लाइन से पास है, डॉटेड लाइन से, यहाँ पर भी T1 ही पास है। तो इसका मतलब T1 दोनों ही केस में T1 ग्रेटर देन T2 है। तीसरी वाली जो सिचुएशन है, जब दो कर्व मीट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो P बाई टी है, ये वाली जो चीज़ है वाई एक्सिस पे, वो किसके बराबर होगी? आप जानते हैं पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। मैं अगर इस टी को इस नीचे ले आऊँ तो पी वी बाई टू, इसका मतलब पी वी बाई टी कितना होगा, म्यू आर के बराबर। इसका मतलब पी वी बाई टी म्यू आर के बराबर हो गया, जहाँ पर ये वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन हम लें पी वी बाई म्यू आर टी, इसमें म्यू क्या होता है? म्यू देखिएगा आपका क्या आता है कि आपके पास जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, हम वहाँ लिख लेंगे। म्यू है आपका, देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है आपको, जो पहले एक तो मास दिया हुआ है, और उसके बाद इसका 32 ऑक्सीजन का ये भी दिया हुआ है। तो इसको 32 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका मोल होता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, ये केजी जो मास दिया है साथ में इसका 32 जो केजी में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 1/32 आ गया। अब पी वी बाई टी हम कह रहे हैं म्यू आर के बराबर है, तो म्यू क्या है 1/32 यहाँ से निकल आया। आर हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है 8.31, यानी कि 0.26 जूल पर केल्विन। इस जगह पे ये इससे मीट कर रहा है, ये वाली आपको वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात हुई हाइड्रोजन की। तो अगर हम यही प्लॉट इसी सेम वेट के हाइड्रोजन के लिए लें, तो हमको ये पी वी बाई टी इस पॉइंट पे सेम नहीं मिलेगा जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को यहाँ पर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का वो अलग हो गया ऑक्सीजन से। आप देख रहे पा रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो चीज़ें भी डिफरेंट हो जाएगी। इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए पी वी बाई टू, ये यही आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना है। तो पी वी बाई टी क्या आएगा, म्यू इंटू आर। म्यू मतलब एन, एन क्या है यहाँ पर, हम एम बाय, आपको देखिए इस मास के लिए तो नहीं हो पा रहा है, इन्होंने कहा कि अगर इस मास के लिए नहीं हो पा रहा है तो कौन सा मास होगा। तो जो एन होता है, मतलब एन या कहें म्यू, ये होता है जितना आपका मास है स्मॉल मा एम बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है इसका, जैसे इसका हमने 32 लिया था, इसमें हाइड्रोजन के लिए आपको क्या दिया हुआ है 2.02। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे एम, हमें नहीं पता क्या है किस मास के लिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये जरूर बता रखा है क्वेश्चन में 2.02। तो पी वी बाई टी को एन आर के बराबर करें, एन आर आपका एम बाई एन ये हो गया, या म्यू ये हो गया, आर 8.31 हो गया, तो 0.26 हो गया। अगर आपको एम निकालना है तो क्या करेंगे, अब आपको ये वाली जो संख्या है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, यानी पी बाई टी कितना आया था 0.26,
0.26 यहाँ पर है, 2.02 बाई 8.31, ये पूरी वैल्यू कितनी आई थी 0.26। तो अगर आपको m निकालना हो तो 2.02 को ऊपर ले जाइए, 8.31 को नीचे लाइए, मतलब ये संख्या आ जाएगी। इस संख्या को मल्टीप्लाई करिए 6.32 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, इतना होना चाहिए, तब ये उसी के बराबर हो जाएगा जितना ऑक्सीजन ने किया वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट। एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 30 लीटर। इसका इनिशियल जो गॉज प्रेशर है वो 15 एटमॉस्फेयर है और जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हुआ ये कि कुछ ऑक्सीजन को निकाल लिया गया सिलेंडर से, तो जो गॉज प्रेशर है वो 15 एटमॉस्फेयर से आ गया 11 एटमॉस्फेयर पे, और जो टेम्परेचर 27 डिग्री था वो आ गया 17 डिग्री पे। आपको मास बताना है ऑक्सीजन का जितना निकाला गया है सिलेंडर से। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो यहाँ दे रखी है। आर दिया हुआ है आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो मॉलिक्यूलर मास है O2 का वो 32 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, बहुत चीज़ें इसमें जो भी दी रखी है बहुत बढ़िया रहता है कि हम सबको लिख लें, क्योंकि इससे हमें क्लियर हो जाता है क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये इसी से क्लियर हो जाता है। देखिए V1 आपका 30 लीटर था, इसको हम बदल देते हैं मीटर क्यूब में। P1 आपका 15 एटमॉस्फेयर था, इसको हम बदलते हैं पास्कल में। ये संख्या हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, ताकि पास्कल में बदले। T1 जो टेम्परेचर था 27 डिग्री, इसको केल्विन में बदल लेते हैं, क्योंकि जो हम आइडियल केसेस में जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें हम स्टैंडर्ड संख्या और स्टैंडर्ड इस तरीके से आपके यूनिट्स लेते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो आप शुरुआत करते हैं पहले वाले केस में, जब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है हम मानते हैं N1, हमें नहीं पता कितने हैं, N1 मानते हैं। तो जो गैस इक्वेशन के हिसाब से P1V1 इक्वल टू N1 RT1, R कांस्टेंट है इसलिए R रखा, बाकी सबको 1 1 1 1 कर दिया, सबका सब्सक्रिप्ट में 1 लगा दिए। अब N1 कहाँ से आएगा, N1 एक जगह रख लीजिए, बाकी सब दाएं हाथ पे ले लीजिए। सारी वैल्यूज हम लिख चुके थे, सबको सॉल्व करिए, 18.276 ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं N1 या जिसे μ1 कहते हैं, वो आपका M1 पहले वाले का मास बाय कैपिटल M, पहले जो मास रहा ऑक्सीजन उसमें। तो इनिशियल मास ऑक्सीजन का ये रहा, कैपिटल M 32G, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का। तो अगर आप निकालना चाहें इस मास को तो क्या करेंगे, इसको सिम्प्लीफाई कर दीजिए, तो यानी कि 32 को आप 18.276 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 584.84 ग्राम आ गया। अब अगला क्या हुआ, अगली सिचुएशन क्या बनी इसमें कि कुछ ऑक्सीजन इससे निकाल लिया गया सिलेंडर से, तो जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो गया, वो भी दिया हुआ है सवाल में। वॉल्यूम बन गया 30 लीटर, इसको आप मीटर क्यूब में बदल लीजिए। जो प्रेशर है 11 एटमॉस्फेयर, इसमें ये संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि पास्कल हो जाए। टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसमें 273 जोड़ दीजिए, 273, 290 केल्विन आ गया। अब यही चीज़ जो हमने यहाँ की थी वो इसके लिए करेंगे, N2। अब यहाँ पर N2 मानेंगे, तो गैस इक्वेशन क्या बनी, P2V2 इक्वल टू N2RT2। सेम काम करेंगे, N2 सब चीज़ें दाएं हाथ पे ले जाइए, सारी वैल्यू रखिए, 13.86 हो गया। अब यहाँ पर N2 कितना होता है, M2/M, ये अभी भी मैंने बताया आपको। अगर M2 निकालना हो तो N2 इंटू M है ना, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है, ये इसका मास होगा बाई मोलर, ये आपका जो मास इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो M2 निकालना है तो N2 इंटू M करें, 13.86 यहाँ आ चुका है। और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो पिछली बार भी 32 लिया था, इस बार भी 32 ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ग्राम आ गया। अब पिछला मास कितना था, इतना, ये आगे का मास कितना आया जब ऑक्सीजन निकाल दी गई, इतना, मतलब जो दोनों में डिफरेंस होगा उतना ही तो गैस निकाली, उतना ही तो ऑक्सीजन निकाली गई, दोनों को मास कर दीजिए। यानी कि जो मास का ऑक्सीजन का निकाला गया वो आएगा जो इनिशियल मास था ऑक्सीजन का सिलेंडर में, उसके बाद जो निकालने के बाद जो फाइनल मास आया, दोनों को माइनस कर लीजिए, तब आपका आ जाएगा कितना मास निकाला गया, दोनों को माइनस कर लीजिए, आपका 131.74 ग्राम आ जाएगा। केजी में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, तो 0.131 केजी ये ऑक्सीजन आपके सिलेंडर से बाहर निकाला। एक एयर बबल है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये नीचे से बॉटम से लेक, यानी जैसे पानी का रिसोर्स है एक, वहाँ नीचे से ये बबल जो है 40 मीटर डीप से, जिसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो यहाँ से नीचे से ऊपर आता है। अब आपको बताना है कि ये इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा जब ये ऊपर आएगा सरफेस पे। टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। अब जो वॉल्यूम है एयर बबल का, जो शुरुआत में आपको बताया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसको मीटर क्यूब में बदल लेते हैं। जो बबल है कितनी हाइट से आ रहा है, डी आपने कहा कि नीचे से ऊपर की हाइट जो है डेप्थ है 40 मीटर। अब टेम्परेचर इस 40 मीटर पे कितना है, इन्होंने बताया कि देखिए साहब 12 डिग्री सेंटीग्रेड है।
तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, 273 जोड़ दिया, 285 आ गया। अब जो टेम्परेचर है सरफेस पे वो भी आपको बता दिया गया कि ये 35 डिग्री, नीचे 12 था, ऊपर 35 डिग्री हो गया। इसमें भी 273 जोड़ दीजिए। अब देखिए हम प्रेशर देखते हैं। जो प्रेशर है सरफेस पे, ये अगर इस तरीके से लेक है, ऊपर तो एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर लगेगा, नीचे देखते हैं बाद में। पहले हम प्रेशर ले लेते हैं, ऊपर क्या लग रहा है सरफेस पे, इस सरफेस पे लग रहा है, मतलब इस तरीके से अगर बना दूँ इसको, तो ये 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है, इसको पास्कल में बदल देते हैं। और जो प्रेशर है डेप्थ 40 मीटर पे क्या लगेगा हम जानते हैं, P इक्वल टू पी ए, ये बेसिकली पी ए होता है, प्लस रो एच जी या डी एच रो जी हमने सीखा हुआ है, उसी को लिखा हुआ है। यहाँ पर एच को हमने डी लिख दिया, रो तो डेंसिटी है, जी आपका जी ये ग्रेविटी है। तो रो इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये हमारे पास परफेक्ट वैल्यू है, मतलब डेफिनेट वैल्यू है, वो हमारे पास ये वैल्यू है, ये आपको पता भी होनी चाहिए। ग्रेविटी 9.8 यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये है, ये है, ये है, 8 एटमॉस्फेयर से जोड़ दीजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू रखेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये पास्कल में आ जाएगा। अब यहाँ तक तो बात बन गई। अब इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम किस वॉल्यूम से बढ़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम इसको लगा लेते हैं। हमको निकालना है V2, बाकी सबको एक साइड में ले जाइए, V2 को एक साइड में रखिए। हमारे पास P1 भी है, V1 भी है, T2 भी है, T1 भी है, P2 भी है, ये सारा हम निकाल चुके, क्योंकि P1 ही तो निकालना बाकी था, बाकी सारी चीज़ तो दे ही रखी है। सारी चीज़ें यहाँ रख लीजिए, आपका ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, इसको चाहे तो बदल दीजिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब ये पानी का जो बबल है या पानी का बुलबुला है, जब नीचे से 40 मीटर से ऊपर की तरफ आएगा, तो वॉल्यूम बन जाएगा इतना उसका। आपको बताना है, एस्टिमेट करना है पूरे टोटल नंबर जो एयर मॉलिक्यूल का है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। एक रूम है जिसकी कैपेसिटी आपको दी गई है, और टेम्परेचर आपको 27 डिग्री दिया हुआ है, और एक प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। आपको पूरे कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं उस कमरे में बताना है, कैपेसिटी भी दे रखी है। तो वॉल्यूम आपको वी, ये जो क्वेश्चन में दिया वो हम लिख लेते हैं। टेम्परेचर भी बता रखा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए, ये केल्विन में आ जाएगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया है, इसको पास्कल में बदल लेते हैं। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो लगाते हैं हम, P और V और T को क्या रिलेट करता है, PV इक्वल टू KB एंड T। KB इसमें जो है K सब B है, और ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब इसमें रखते हैं हम PV इक्वल टू KB एंड T। KB आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब हम N पे चले आते हैं, N एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक जगह ले जाइए। ये सारी वैल्यू हमने देखी, सारी हमारे पास है, तो कितना आ गया 6.11 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो टोटल एयर मॉलिक्यूल्स है इस रूम में वो इतनी संख्या है। आपको एस्टिमेट करना है जो एवरेज थर्मल एनर्जी है हीलियम एटम की। सबसे पहला ये है कि जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री पे बताना है। दूसरा जो टेम्परेचर है कहाँ पे, सूरज के सरफेस पे, जो 6000 केल्विन है। और जो टेम्परेचर है 10 मिलियन केल्विन। ये क्या है कि ये कोर मतलब होता है कि अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, सन के एकदम अंदर चले जाइए बीच में, वहाँ जो टेम्परेचर होता है, तो कोई भी स्टार के जहाँ सेंटर पे जो टेम्परेचर होगा उस पर निकालना है 10 मिलियन केल्विन। तो इसमें बड़ा एक ही फॉर्मूला समय लगेगा। टेम्परेचर जो 27 डिग्री है, पहले इसको बदल लीजिए आप केल्विन में, 27 में 273 ऐड कर दीजिए, 300 केल्विन हो जाएगा। एवरेज थर्मल एनर्जी आपको 3/K2 से निकालनी है, KT से निकालनी है, 3/2 KT से निकालनी है, 3/2 KT से निकालनी है। बस आपको टेम्परेचर चेंज करते रहना है। पहले बार में 300 डाल दीजिए यहाँ पे, दूसरी बार में यहाँ पर 6000 डाल दीजिए, तीसरी बार में 10⁻7 डाल दीजिए, 10⁻7 डाल दीजिए। हर बार में जो आप K है वो ये वाली वैल्यू लेंगे, ये हमारी तीनों में फिक्स रहेगी। आप समझ गए, 3/2 KT लगाना है, K कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बदलते रहना है, एक बार 300, एक बार 6000, एक बार 10⁻7, K आपका तीनों में एक रहेगा। ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। 3 वेसल है जिनकी इक्वल कैपेसिटी है, इनमें गैसेस हैं, सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे। जो पहला वेसल है उसमें नियॉन है, ये एक मोनो एटॉमिक गैस है। जो दूसरा आपका वेसल है उसमें क्लोरीन है, ये डायटोमिक गैस है, जैसे क्लोरीन Cl2 लिखते हैं इसको नॉर्मली, नियॉन को N2 नहीं लिखते, वो नियॉन का जो भी फॉर्मूला है। अब जो तीसरा है उसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, इसमें यूरेनियम भी है, हेक्साफ्लोराइड भी है, Fl6 जा रहा है, पॉलीएटॉमिक है ये। अब आप ये भी इसको आपको बताना है कि क्या ये वेसल, इनमें सेम नंबर के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब सब में अगर गिने जाए तो क्या सेम बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा, क्या जो रूट मीन स्क्वायर
RMS जिसे हम कहते हैं, क्या रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है मॉलिक्यूल की, ये भी इन तीनों केसेस में सेम रहेगी? अगर ऐसा नहीं है तो किस केस में जो वेलोसिटी, जो स्पीड की बात हो रही है RMS की, वो सबसे ज़्यादा होगी, लार्जेस्ट होगी? देखिएगा कि अगर इक्वल वॉल्यूम है, जितनी भी गैसेस हैं, अगर इनका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें मॉलिक्यूल सेम होंगे। ये कहाँ से आया? ये एवोगाड्रो साहब की हाइपोथेसिस थी। तो आप यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जितने अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या गिनी जाए तो तीनों ही केस में, चाहे वह मोनो एटॉमिक हो, डायटोमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, क्योंकि इनकी कंडीशन सेम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं RMS पे। जो RMS वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है? वो होती है √3kT/m। इसका मतलब ये VRMS किसके से रिलेटेड है? m से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जहां RMS होगा, अंडर रूट नीचे है m। तो नियॉन का सबसे कम एटॉमिक मास है, आपको बताया गया है कि मोनो एटॉमिक है, एक ही एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक है। इसका मतलब जिसका सबसे ये कम होगा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उसकी होगी। तो RMS वेलोसिटी किसकी मैक्सिमम होगी? नियॉन की। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे कम किसकी होगी? इन साहब की, पॉली एटॉमिक की। किस टेम्परेचर पे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है एक एटम, जो आर्गन गैस सिलेंडर की बात हो रही है, वो बराबर हो जाएगी RMS स्पीड हीलियम गैस एटम की -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एटॉमिक मास जो आर्गन का है वो आपको दिया हुआ है, हीलियम का भी दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें 273 273 जोड़ दीजिए, ये केल्विन में आ जाएगा। एटॉमिक मास आर्गन का आपको सवाल में दिया हुआ है, इसी तरीके से एटॉमिक मास हीलियम का भी दिया हुआ है। अब देखिएगा, हम मानते हैं कि RMS स्पीड है आर्गन की। जो VRMS स्पीड है h हमने लिख दिया ताकि हम बता सकें कि ये हमारी हीलियम की RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। अब जो RMS स्पीड है आर्गन की, वो या किसी भी आप जो RMS स्पीड होती है वो हम देते हैं इससे √3kT या 3RT/m से, है ना? तो यहाँ आर्गन लिख दिया आपने, क्योंकि आर्गन की बात हो रही है। अब इस जगह पे जो R है वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हमने कहा टेम्परेचर जो है वो आर्गन गैस का है, ये हमने कहा कि M जो है वो आर्गन का है, और V जो है RMS, यहाँ पर हम बता ही दिया कि आर्गन है। तो जो RMS स्पीड है हीलियम की, वो भी हम लिख लेते हैं। अब VRMS हीलियम करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर हीलियम का, यहाँ मास जो है हीलियम का। अब देखिए, इन्होंने कहा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। जो फर्स्ट और सेकंड हमने इक्वेशन बनाई, उन दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे तो 3R ये सब तो कट जाएगा। और दोनों जगह रूट है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो अपना रूट भी हट जाएगा। तो TAR/MAR इक्वल टू THE/MHE। आपको TAR चाहिए, बाकी सबको इधर ले जा लीजिए। THE आपका ये आपने निकाल लिया था, -20 था तो 253 आ गया। MHE आपको 4 दे रखा है, ये आपको 39.9 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। इसको चाहे तो आप इसको और चेंज कर लीजिए के में, जो केल्विन में, तो आपका टेम्परेचर जो आर्गन का होगा वो 2.52 इंटू 10⁻³ केल्विन आ जाएगा। आपको एस्टिमेट करना है जो मीन फ्री पाथ है और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कितने बार कोलिजन हो रहा है, और मीन फ्री पाथ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एक सिलेंडर है जिसमें नाइट्रोजन है 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको जो रेडियस है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, उसको करीबन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग ले लेना है, और कंपेयर भी करना है जो कोलिजन टाइम है, जो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं दो सक्सेसिव, एक के बाद एक कोलिजन में। मॉलिक्यूलर मास आपका N2 का 28 लेना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो जो चीज़ दी है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए, प्रेशर आपको 2 एटमॉस्फेयर दिया है, इसको हम पास्कल में चेंज कर लेते हैं, ये संख्या मल्टीप्लाई करके तो पास्कल में आ गया। टेम्परेचर 17 में है, इसको हमको 273 से ऐड करना है ताकि 290 आ जाएगा। जो आपको आर दिया है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर होता है। मॉलिक्यूलर मास भी आपको 28 दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो जो m है वो कितना आएगा, आप जानते हैं ये m कैसे निकालते हैं। इस 28 को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से, 1.66 इंटू 10⁻27, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे निकालना है। ये आपका स्मॉल m हो गया। अब जो r है वो भी आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है। आप जानते हैं PV इक्वल टू RT होता है ना।
तो V कितना आएगा, RT बाई पी, यानी कि RT बाई पी कर दीजिए, वॉल्यूम इससे आ जाएगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो इस n को V से डिवाइड करना पड़ेगा। n आप अभी आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, है ना। n कितने होते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो एक फिक्स नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम जरूर यहाँ से ले लीजिए, वॉल्यूम आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका n आ जाएगा 5.06 इंटू 10⁻25। यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं मीन फ्री पाथ पे। मीन फ्री पाथ में जो संख्या इस तरीके से रिलेट होती है, पहले तो हमको इसमें लैम्डा निकालना पड़ता है, वो आता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ये डी जो होता है डायमीटर है, तो इसकी जगह आप 2r यानी कि रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस है, तो ये इसकी जगह लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए √पाई 3.14 है, एन हमने निकाल लिया अभी, इसलिए एन निकाला था हमने, ये आपके पास आ गया। और आर 2 इंटू आर रेडियस हमारे पास थी यहाँ से यहाँ तक, ये लिख लीजिए, तो लैम्डा आ गया। अब जो वी आर एम एस है वो है √3RT बाई एम। एम आपको 28 दे रखा है, 3 आपको पता है, आर आपको पता है 8.31, और टेम्परेचर 290 है, तो ये आपका वी आर एम एस आ गया। अब जो कोलिविजन फ्रीक्वेंसी है वी, वो आती है वी आर एम एस बाय लैम्डा, ये मीन फ्री पाथ। तो ये मीन फ्री पाथ है, क्यूब मीटर में है, लेंथ है इसका, ये आपकी वी आर एम एस स्पीड है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इसको डिवाइड कर दीजिए लैम्डा से, तो इस वाली संख्या को इस लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए, वो ये आ गया। अब टाइम कितना आएगा, आप जानते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दीजिए इसको 1/v, तो इसका आप उल्टा कर देंगे 1/, कर देंगे, तो ये आपका टाइम आ जाएगा अलग जो कोलिजन के बीच में। अगर आपको कोलिजन टाइम निकालना है तो ये डी आपके पास है ही, है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए वी आर एम एस से। डी मतलब ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डी है, ये डी, इसको डी ये वाला संख्या ले लीजिए, डिवाइड बाय वी आर एम एस कर दीजिए। वी आर एम एस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो आपके पास यहाँ पर है, तो आपके पास 3.92 इंटू 10⁻13 सेकेंड आ जाएगा। एक मीटर लॉन्ग या 1 मीटर जो लेंथ है, एक बहुत पतला नैरो, बहुत महीन बोर, इसको हॉरिजॉन्टली सीधा अगर रखा गया, क्लोज एक जगह से क्लोज्ड है ये, इसमें 76 सेंटीमीटर लेंथ का मर्क्यूरी थ्रेड है जो 15 सेंटीमीटर कॉलम एयर का ट्रैप करता है। क्या होगा यदि जो ट्यूब है इसको वर्टिकली रख लिया जाए, अगर इसका ओपन एंड है, बॉटम ओपन एंड नीचे की तरफ हो, तो क्या होगा। हॉरिजॉन्टली रखा है तो आपको कुछ वैल्यू दे दी, आपको ये बोला जा रहा है कि इसको सीधे, इसे हॉरिजॉन्टल है ना, इस तरीके से इसको वर्टिकल कर दीजिए, तब क्या होगा। तो ये इस तरीके से सवाल कुछ बन रहा है। जब ट्यूब आपको हॉरिजॉन्टल था तो मर्क्यूरी थ्रेड जो है इसका लेंथ इन्होंने कहा कि 76, यहाँ से यहाँ तक 76 सेंटीमीटर है, और जो एयर ट्रैप है वो करीबन 15, इसके अंदर जो हवा है वो 15 सेंटीमीटर है। तो जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये कुल मिला के कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 मीटर है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर 76 इसमें ले लिया, 15 इसमें ले लिया, तो 100 में से माइनस करिए 9 सेंटीमीटर जो है वो आपका ओपन एंड पे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब जो प्रेशर है इसके अंदर, जो एयर इंक्लूड है इस ट्यूब में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो जो क्रॉस सेक्शन है इस ट्यूब का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हम लेते हैं। तो जो प्रेशर है इसका 76 सेंटीमीटर ये आपको बताया जा रहा है। वॉल्यूम आपका V1 जो इसका है वो 15 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास है। अब इसको हमने वर्टिकल कर लिया, ठीक। अब हमने वर्टिकल कर लिया, वर्टिकल से क्या हुआ कि जो 15 सेंटीमीटर एयर है, इसको, जो 15 सेंटीमीटर एयर है, इसको 9 सेंटीमीटर और जगह मिल गई, और जगह मिल गई, यानी कि जो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो यहाँ से यहाँ तक जगह थी वो इसको मिल गई, यहाँ से यहाँ तक। हम मान लेते हैं कि मान लीजिए H सेंटीमीटर मर्क्यूरी का वो आउट ऑफ बैलेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो गया। तो जो हाइट है एयर कॉलम की या मर्क्यूरी कॉलम की, कैसे हम ले सकते हैं, मान लीजिए इसमें 24, ये आपका 15 + 9 कितना हो गया, 24 में मान लीजिए जितना H बढ़ा, क्योंकि जितना 76 में कम हुआ, मर्क्यूरी कॉलम का जितना कम हुआ -H, उतना ही तो 24 में जुड़ गया, 15 और 9 ये तो 24 हो गया। लेकिन 76 में इन्होंने सवाल में कहा है कि इससे ये कम हुआ, तो 76 में मान लीजिए कि H कॉलम कम हुआ, -H कर दीजिए, उतना ही 24 में जुड़ जाएगा, 24 + H हो जाएगा। तो जो प्रेशर क्या होगा एयर का, 76 था, 76 - H, यानी कि H प्रेशर ही तो बना, जो इसमें घटा वही इसमें जुड़ा, तो H प्रेशर हो गया।
V2 क्या है, वॉल्यूम क्या है। अब देखिए इसके पास 24 प्लस एच आ गया, तो 24 प्लस एच सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। प्रेशर कितना हुआ, आप बता रहे हैं कि एच सेंटीमीटर, इतने तो प्रेशर हुआ एच, क्योंकि 76 सेंटीमीटर तो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एच ही तो प्रेशर हुआ एच सेंटीमीटर। तो अगर हम मान लीजिए मानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हमारे पास P1 है, हमारे पास V1 है, हमारे पास P2 है, हमारे पास V2 है, ये हमने अभी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एच के लिए सॉल्व कर लीजिए, ये श्रीधर फार्मूला लगा लीजिए, आपकी एच वैल्यू आपकी एक बार पॉजिटिव आएगी, एक बार नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हम केवल 23.8 लेंगे, इसका मतलब एच आपका 23 पॉइंट आएगा, यानी कि जो वर्टिकल पोजीशन है ट्यूब की, अगर आप उसको वर्टिकल कर दें तो 23.8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी ये बाहर की तरफ चली जाएगी, फ्लो कर जाएगी बाहर की तरफ। एक एपरेटस है, इसमें जो डिफ्यूजन रेट है हाइड्रोजन का, उसका एवरेज वैल्यू 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। जो डिफ्यूजन है दूसरी गैस का, अनदर गैस का, इसी कंडीशन में उसको मेजर किया गया ताकि जो एवरेज रेट है वो 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। आपको बताना है ये गैस कौन सी है। तो ग्राहम्स लॉ के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन बताया गया है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इस गैस का वो किसके पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है स्क्वायर रूट उसके मॉलिक्यूलर मास का। इसका मतलब अगर हम R1 और R2 ये रेट ऑफ डिफ्यूजन लेते हैं दो अलग अलग गैस का, और इनका मास है M1 एंड M2, तो R1 के साथ सामने आएगा M2, R2 के सामने आएगा M1, और दोनों अंडर यहाँ पर दाएं हाथ पे अंडर रूट में रहेंगे। यही ग्राहम्स लॉ बोलते हैं, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास का। यहाँ तक ठीक है। चलिए, पहला जो R1 है वो आपको सवाल में दिया हुआ है 28.7, यहाँ से उठाएंगे। R2 आपको 7.2 दिया हुआ है, यहाँ से उठाएंगे। M1 आपको दिया हुआ है जो हाइड्रोजन है, तो इसका 2 ले लीजिए। M2 नहीं पता, ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, M2 यहाँ से निकल आएगा। ये जो सॉल्यूशन है या ये जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है ये आपको करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि ये होगा, इस सवाल में कहा क्या गया है और आपको करना क्या है इसमें। जिसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है 31.78 आएगा। ये तो 32 के बराबर है, इसका मतलब सीधी सी बात है 32 किसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ये होता है ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब दूसरी गैस जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।